Hello students, this is your chemistry class. Today we will discuss the first chapter of chemistry, chemical reactions and this is our chapter number 1. So what are the topics in the chapter? Here on the front page there are some topics. Introduction, क्या क्या टॉपिक हैं इस चैप्टर में उनके बारे में लिखा हुआ है. इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे. केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. रिएक्शन और इक्वेशन दोनों में फ़र्क होता है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. कोरोजन और रेंसिडिटी, इन टॉपिक्स पर आप आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो है हम जनरल सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का. 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है, फिजिकल और केमिकल चेंज, ये 2 तरह के चेंजेस किसी भी सब्सटेंस में हो सकते हैं जो हमारे आसपास हम लोग देखते रहते हैं. वो चेंजेस जो कि कोई भी सब्सटेंस जब किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है लेकिन वो टेम्परेरी है, मतलब परमानेंटली वो उस फॉर्म को नहीं ऑप्ट कर रहा है, तो वो चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है. अगर हम एक बहुत ही मोटे तौर पे इसको समझना चाहें तो फिजिकल चेंज का मतलब है, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की 3, सॉलिड, गैस और लिक्विड. सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इनमें आपस में जब इंटरचेंज होता है फेजेस का, तो वो वापस दोबारा उस फेज में भी चेंज हो सकता है, यानी कि ये टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट नहीं होता. लेकिन जब कभी किसी सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बन रहा है और वो चेंज परमानेंट है, तो वो केमिकल रिएक्शन होती है. ठीक है ना. तो वो फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज हो जाता है. जब रिएक्टेंट कोई जो है वो आपस में रिएक्ट कर कर जो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सब्सटेंस बनाते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वो ऐसा होता है कि परमानेंट होता है. तो ये रिएक्शन जो है या ये जो एक्टिविटी है ये केमिकल चेंज कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी ये. तो केमिकल रिएक्शन जो है बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसकी एक डेफिनेशन बनती है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल, कुछ 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल के आपस में इंट्रैक्शन से, उनके मिलने से जब कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, दिस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन. जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, एक C+O2 लिखा होता है. C क्या है? कार्बन. O2 क्या है? ऑक्सीजन. तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या चीज़ बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनता है. तो ये केमिकल रिएक्शन है. कार्बन और ऑक्सीजन मिले हैं, 2 सब्सटेंस मिले हैं और नया सब्सटेंस बन गया है CO2. इसी तरह से H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है H2O, वाटर. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस मिले हैं और वाटर बन गया है नया सब्सटेंस. ये रिएक्शंस हैं दोनों के दोनों, और ये क्या कहलाएंगी? केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं. ठीक है ना. केमिकल रिएक्शन जो है उसके दौरान क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या मेजरली आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो है चेंज इन स्टेट. स्टेट भी चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड सॉलिड कुछ भी बन जाता है. चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज होता है. आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को. मोस्टली हमारे प्रैक्टिकल्स बेस्ड ही इसी पे होते हैं कि हाँ सब्सटेंस का कलर कितना चेंज हुआ, लाइट पिंक हुआ, कलरलेस हो गया. तो चेंज इन कलर भी केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, डेफिनेटली कई बार जो 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं उनके मिलने से जब प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट गैस भी होती है. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. तो ये 2-4 जो है मेजरली जो ऑब्जर्वेशन में आते हैं चेंजेस केमिकल रिएक्शंस के दौरान, उनके बारे में बताया गया है. ठीक है ना. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. एक वर्ड आता है केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज दिस केमिकल इक्वेशन? अब अगर मैंने आपको, जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आगे एरो लगा के आगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है ना.
तो इसको अगर हम बोलेंगे तो किस तरह से, पूरक पूरक बोलेंगे इसको। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैं क्या लिखूंगी, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद द ऑक्सीजन देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना बड़ा मुझे लिखना पड़ा। और कई और रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि टेम्परेचर इन्वॉल्व है, प्रेशर इन्वॉल्व है, लाइट इन्वॉल्व है, या मतलब जो भी चीज़ है, कैटलिस्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में हमें और भी बड़ा लिखना पड़ेगा, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो उस केस में क्या होता है कि हमें बहुत बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा डिटेल में उसको लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको लिखने का एक तरीका दूसरा अडॉप्ट कर लिया है, वो है मैथमेटिकल तरीका। और ये जो केमिकल रिएक्शन को लिखने का मैथमेटिकल तरीका है, ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखिए जैसे ये Zn+H2SO4 लिखा है, आगे एरो लगा के लिखा है Zn SO4+H2। Zn क्या है, जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जो आपने मिलाया है तो जिंक सल्फेट बन गया है, Zn SO4 जिसे बोलेंगे, प्लस हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हुई है। तो हमने देखिए कितना सिंपली एक छोटे से इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है Zn+H2SO4 वगैरह। एक तो हम इसको पूरा डिटेल में बताते, बजाय हमने एक छोटी सी रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। यही केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। जो केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली लिखने का जो तरीका है हमारा, ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो इस इक्वेशन से आप समझ रहे हैं कि हमें पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पूरी डिटेल्स मिल जाती है, जो कुछ हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि भी किस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है ना, किस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, सब्सटेंस माने पदार्थ, और कितनी मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, कितने बने हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं सारी की सारी जो हैं वो हमें इस रिएक्शन से पता चल जाती है। जैसे कि जिंक, नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए, 3Fe+4H2O, Fe3O4+4H2, यानी कि Fe क्या है, आयरन, H2O क्या है, वाटर। जब आयरन और वाटर मिलेंगे, जब वाटर के अंदर आयरन डालेंगे जैसे भी है, तो बनता क्या है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, है ना, प्लस ऑक्सीजन निकल रहा है। इन्होंने 4H2 लिखा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 3Fe लिखा है, फिर 4H2O लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आयरन के मॉलिक्यूल जब 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई यहाँ पर कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो बना है उसमें फेरिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस हाइड्रोजन की गैस के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 4 मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहाँ भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बने, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल बने, इस्तेमाल हुए हैं, और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो ये सारा आपको एक रिएक्शन के थ्रू ही पूरी डिटेल्स इस केमिकल रिएक्शन की पता चल जाती हैं, एक इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है केमिकल इक्वेशन का, एक तो लिखना इजी है, मैथमेटिकल फॉर्म है, इजी टू राइट, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, यानी कि मोर इन्फॉर्मेटिव। तो बेसिकली ये दो सिग्निफिकेंस होते हैं केमिकल इक्वेशन के, नंबर 1 इजी टू राइट एंड नंबर 2 दिस इज मोर इन्फॉर्मेटिव। अब आप एक और वर्ड स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मैं सबसे लास्ट में ये पूरा डिटेल में बैलेंसिंग कैसे होती है बताऊंगी आपको, बट ये देखिए कि बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ है, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके दोनों तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ, जब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी सब्सटेंस के वो बराबर हो जाते हैं तो इसे बैलेंसिंग कहते हैं। मान लीजिए बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ नंबरिंग ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, और जब वो बराबर हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि हाँ जी, मान लीजिए यही है रिएक्शन आपके सामने है, Zn+H2SO4 एरो Zn SO4+H2। इसके अंदर क्या रिएक्टेंट है और कौन कौन सा सब्सटेंस रिएक्टेंट है, कौन सा सब्सटेंस प्रोडक्ट है। एक बात ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है ना, जो केमिकल्स लेफ्ट साइड में हैं वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो केमिकल राइट साइड में होते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। यानी कि जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है इसमें Zn+H2SO4 क्या है, ये है रिएक्टेंट, और Zn SO4+H2 क्या है, ये है प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने है इसमें Zn+H2SO4 तो रिएक्टेंट है
और ZnSO4 प्लस H2 जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट कहलाता है। यानी कि दो जो मिल रहे हैं आपस में सब्सटेंस मिलकर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो तो रिएक्टेंट्स हैं, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो वो बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। तो यानी कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और रिएक्टेंट्स क्या हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं। जो रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। अब एक इसके अंदर आपको एरो भी दिखाई दे रहा है केमिकल रिएक्शन में। एरो क्या चीज़ है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। अब डायरेक्शन इसकी क्या है, राइट हैंड साइड में शो कर रखी है। अगर ये उल्टा एरो लगा होता, यानी कि कई बार क्या होता है कि दो एरो भी आपको दिखाई देते हैं, एक एरो दो, और एक एरो का मतलब है एक ही दिशा में हो रही है रिएक्शन। दो एरो लगे होते हैं, एक तो सीधा और एक इसी के अपोजिट में, तो वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि वो दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। तो वो जो है, ये जो एरो है ये क्या बताता है, रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं रिएक्शन होने के लिए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि कुछ रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में होती हैं हीट यानी कि जब आप टेम्परेचर उसको दे रहे हैं उसकी प्रेजेंस में होती हैं। ऐसी रिएक्शन के ऊपर आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल सा साइन होता है। ट्राइंगल जानते हैं ना, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल शेप आपने पढ़ी होगी। ट्राइंगल का साइन ऐसी रिएक्शन के ऊपर लगा होता है, डेल्टा साइन बोलते हैं इसको। और कई बार टेम्परेचर भी लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी या पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें पता है कि इतना टेम्परेचर है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम एरो के ऊपर उस टेम्परेचर को भी लिख देते हैं। एरो पर टेम्परेचर लिखने का क्या मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है। एरो पर ट्राइंगल बना हुआ हो या फिर रिएक्शन पे एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखा हो, इसका मतलब होता है रिएक्शन हीट की डायरेक्शन में हो रही है। ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जो मैं आपको केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड समझा रही हूँ। इनको पता चलने के बाद ये है कि आप इजीली टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी कि कुछ रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग कंडीशन में होती हैं रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शन, जैसे कि कंडीशन है हीट यानी कि टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है ना, तो एरो पे हम क्या लिख देंगे, सनलाइट। आपको याद होगा बहुत ही छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2। ठीक है जी, प्लस H2O थोड़ा बहुत। तो एरो पे आप क्या लिख देते हैं, उस पर सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमने ये क्या लिख दिया है, सनलाइट क्या है, ये कंडीशन है। बिना सनलाइट के ये वाली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की नहीं होगी। तो जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं उनमें एरो पर सनलाइट लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से कंडीशन को हम एरो पर लिखते हैं। एक और कंडीशन भी है, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, कैटलिस्ट भी एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। ये कौन से केमिकल होते हैं, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे डिफाइन करोगे आप कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट आर दोज केमिकल्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इट। Catalysts are those chemicals which increase the rate of reaction without involving it। बिना इसका पार्ट बने, बिना इसका हिस्सा बने, कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को सिर्फ तेजी, उसका मतलब स्पीड अप कर दे रहा है, स्पीड को बढ़ा दे रहा है। मान लीजिए 5 ग्राम कोई कैटलिस्ट आपने डाला है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वापस उतना ही 5 ग्राम कैटलिस्ट मिल जाएगा और उसी फॉर्म में मिल जाएगा बिना किसी चेंज के। लेकिन ये काम क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है जो कैटलिस्ट होता है। ठीक है जी, तो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, मेरे पास वो रिएक्शन इसमें नहीं है जिसमें मैं शो करता, कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, रिएक्शन में अपवर्ड एरो दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो केसेस हैं उनमें रिएक्शन में अपवर्ड एरो कहाँ पर होता है, बिल्कुल प्रोडक्ट के बाद में होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट जहाँ पर लिखे हुए हैं ना आपने, इसके बाद में लिखा हुआ होता है अपवर्ड एरो। क्यों होता है ये एरो, एरो तो आप समझते हैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है एरो की, एक छोटा सा एरो ऊपर की तरफ डायरेक्शन या एक छोटा सा एरो नीचे की तरफ डायरेक्शन में। क्यों होता है ये, क्या होता है, ये जो एरो है ये प्रोडक्ट साइड में लगाते हैं, और जब प्रोडक्ट साइड में कोई गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जब प्रोडक्ट साइड में कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो क्या करेंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे। जैसे कि साइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, तो कई बार यहाँ पर साइड में आप देखते हैं अपवर्ड एरो लगा होता है। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो एरो की डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में
एरो शो करते हैं, लेकिन शो वहीं प्रोडक्ट साइड में ही करेंगे। जब भी एरो लगाएंगे हम तो रिएक्टेंट साइड में नहीं लगाएंगे कभी भी, हमेशा प्रोडक्ट साइड में लगाते हैं। अपवर्ड साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो होता है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, कोई गैस प्रोड्यूस हुई है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। अगर कोई लिक्विड है आपके पास, उसके अंदर ऐसा सॉलिड है जो इनसॉल्युबल है, वो प्रेसिपिटेट है। आपने दूध के अंदर आपने क्या करा, दही डाला या नींबू डालकर उसको पनीर बनाया है, तो पानी अलग हो जाता है, उसके अंदर पनीर का गुच्छा सा वो अलग जाता है ना मिल्क का, तो वो क्या चीज़ है, प्रेसिपिटेट है, यानी कि सॉलिड बन गया इस लिक्विड के अंदर। जो सॉलिड जो इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है तो इस प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए हम एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड शो करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को भी हम रिएक्शन में शो कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को भी हम शो कर सकते हैं। 9th में आपने पढ़ा है फिजिकल स्टेट क्या होता है। किसी भी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल में बताना चाहें तो हम उसके साथ में ये लिख सकते हैं, लेकिन पूरा सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं शॉर्ट में। सॉलिड को एस से डिनोट कर देंगे, लिक्विड को एल के थ्रू शो कर देंगे, गैस को जी के थ्रू शो कर देंगे, और एक और वर्ड आता है एक्वस, इसको हम AQ के थ्रू शो कर देते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 3Fe, ब्रैकेट में लिखा है S, इसका मतलब क्या हुआ, आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है आयरन यहाँ पर। ठीक है, सॉलिड पीसेस की फॉर्म में है, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में है। इसके बाद देखिए प्लस H4H2O, यहाँ पर H2O कैसा है, G, यानी कि गैस की फॉर्म। H2O क्या है, वाटर है, पर वाटर यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, वाटर किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। बना क्या, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स की दोनों की फिजिकल स्टेट शो करिए, एक सॉलिड है और एक गैस है। इनसे बना है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, किस फॉर्म में बना है, ऐसे, यानी कि ये सॉलिड की फॉर्म में बना है। और साथ में गैस रिलीज हुई है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन H2, इसके ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट को भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की शो कर सकते हैं। ये देखिए अगला जो एक और इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर CaO प्लस H2O बनेगा CaOH होल ट्वाइस। CaO क्या है, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जब आपने घोला, कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में है। वाटर किस फॉर्म में है, L लिखा हुआ है देखिए, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में घोलेंगे तो स्लेग लाइन बनेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। CaOH की होल ट्वाइस ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्रैकेट में लिखा है एक्वस। व्हाट इज एक्वस, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म। एक्वस क्या होता है, वो सॉल्यूशन जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर होता है उसे हम एक्वस बोलते हैं। समझ गए, सॉल्यूशन तो जानते हैं आप लोग, सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, वो लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है, उसमें कोई सॉलिड जो आपने घोला है उसके अंदर, तभी तो सॉल्यूशन क्या है, एक हिंदी में शायद इसको एग्जैक्टली घोल बोलते हैं। तो घोल में क्या होता है, एक तो लिक्विड होता है प्लस उसके अंदर आपने कुछ डाला होता है सॉलिड वॉलिड, उसको मिलाकर घोल बना दिया आपने। तो सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड है वो हमेशा क्या होगा, वाटर होगा, एक्वस जिसे हम कहते हैं। एक्वस जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। तो यहाँ पर देखिए CaOH होल ट्वाइस बनाया है, ब्रैकेट में एक्वस लिखा है। क्यों एक्वस लिखा है, क्योंकि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में घोला है, तो शॉर्ट में इसको AQ से शो कर दिया। यानी कि हम रिएक्शन को पूरी तरह से हमने इंफॉर्मेटिव बना दिया है, रिएक्टेंट लिख दिए हैं, प्रोडक्ट लिख दिए हैं, और क्या नाम है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इसको शो किया। इसके मॉलिक्यूल्स को हमने बैलेंस कर दिया है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करने हैं, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये देखिए शो कर दिया है 3 4 इस तरह से लगा के। हमने फिजिकल स्टेट को भी शो कर दिया है इसके अंदर। तो एक तरीके से कंप्लीटली हम इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन हमने तैयार कर दी है। ठीक है जी, कंप्लीटली केमिकल इक्वेशन हमने तैयार कर दी है। अब देखिए आगे आप, केमिकल रिएक्शंस का अगर मैं टाइप बताऊं तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, 4 टाइप की होती है बेसिकली। वैसे तो और
आपको आगे बताती जाऊंगी मैं जो जो टाइप्स हैं, बट मोटे तौर पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइप होती है केमिकल रिएक्शन की। कौन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और क्या नाम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली अगर मोटे तौर पे मैं हम डिवाइड करेंगे केमिकल रिएक्शंस को तो 4 टाइप होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? The type of reaction in which two or more chemicals combine to form a single product is known as combination reaction. अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? The type of reaction in which two or more chemicals combine, रिएक्टेंट जो है केमिकल यानी कि रिएक्टेंट जो कंबाइन हो रहे हैं दो या दो से ज़्यादा, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है CaO + H2O, CaOH होल ट्वाइस बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक सब्सटेंस हुआ, दूसरा सब्सटेंस है वाटर, दोनों मिले तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है, ठीक है। पैटर्न कौन सा फॉलो होगा इसके अंदर? A+B एरो AB, A+B = AB वाला पैटर्न फॉलो होगा। अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। C+O2 CO2, बिल्कुल सिंपल सा अगर मैं लेना चाहूँ, C+O2 CO2, H2+O2 H2O, कौन सा वाला पैटर्न फॉलो हो गया? A+B = AB, ठीक है ना। अब ये देखिए, जो ऊपर रिएक्शन लिखी है इसको उन्होंने एलैबोरेट करके भी बता दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है? स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका केमिकल फार्मूला नाम है, बट स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और इसके साथ में बहुत सारी एनर्जी भी निकलती, हीट भी निकलती है, ठीक है ना। स्लेट लाइम का आप लोगों को पता है कि जो वाइट वॉश होता है ना घरों में, सफ़ेदी बोलते हैं आप, जिससे कि ये घोल सफ़ेदी जो है वो ये स्लेट लाइम भी है एक तरीके से, जो वाइट वॉश घरों में करवाया जाता है स्लेट लाइम के थ्रू ही होता है। ये और भी रिएक्शंस यहाँ पर दिखा रखी हैं, जैसे कि स्लेट लाइम अगर CO2 के साथ भी रिएक्ट करेगा, यानी कि CaOH होल ट्वाइस + CO2, तो बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। स्लेट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। बर्निंग ऑफ कोल है, C+O2 CO2 बन गया, वही मैंने आपको बताया कि H2+O2 H2O बन गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिनके अंदर की दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर और रिएक्शन कर रही हैं। अच्छा देखिए, मैं डिकम्पोजिशन, ये देखिए ये पैटर्न मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या पैटर्न है? A+B AB, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पैटर्न है। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या बताएंगे कि इसमें रिएक्टेंट तो एक होता है, देखिए सामने दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट एक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट यानी कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। इसमें देखिए रिएक्शन आपको दिखा रखी है सामने, FeSO4, क्या बोलते हैं इसको? फेरस सल्फेट। इसको जब आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, कोई ना कोई कंडीशन तो हमें प्रोवाइड करनी होती है, जब हम हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3 + SO2 + SO3, ठीक है ना। फेरस सल्फेट को जब हम ब्रेक डाउन हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन होगा उसका और बनेगा फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 फार्मूला किसका है? फेरिक ऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। ये इसमें एक ही सब्सटेंस है, FeSO4 फेरस सल्फेट, एक ही सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे टूटा है, और देखिए 3 सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, 3 प्रोडक्ट्स के अंदर, एक रिएक्टेंट है 3 प्रोडक्ट बन गए। ऐसे इसे नीचे वाली जो रिएक्शन है PbNO2 होल थ्राइस, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको जब हमने डिकम्पोज करा है तो ये 3 सब्सटेंसेस के अंदर यानी कि 3 प्रोडक्ट्स के अंदर ये भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है। तो इस तरह से
अब एक देखिए कंडीशन वाला भी बता रखा है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीन सनलाइट। ये AgCl किसका फार्मूला है? सिल्वर क्लोराइड। AgBr किसका है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो वाइट सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है? वाइट है। लेकिन जब इसको आप सनलाइट में रख रहे हैं तो ये किस टाइप के डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा दो प्रोडक्ट्स के अंदर। एक तो सिल्वर बनेगा और दूसरा क्लोरीन गैस निकलेगी इसके अंदर से। सिल्वर कौन से कलर का होगा? जो वाइट सिल्वर है ये सिल्वर करीब ग्रीन, लाइट ग्रीनिश या ग्रेइश सा कलर होता है, उस कलर में ग्रे कलर भी कह सकते हो, बल्कि आप इसको ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वाइट सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर के सिल्वर और इसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी। इसी तरह से सोडियम, ये क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसके अंदर? पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है इसके अंदर कि AB है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ClNa लिख दिया है, AB है और वो आगे किस में कन्वर्ट हो गया? A+B के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे ClNa है, Cl+Na, NaCl बोलेंगे इसको। NaCl होता क्या है? साल्ट होता है। जब ये ब्रेकडाउन होता है सोडियम और क्लोरीन अलग अलग बन जाते हैं। तो पैटर्न देखिए इसमें लिखा हुआ है, छोटा सा दिख रहा है आपको, AB = A+B, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A+B = AB था, उल्टा। ठीक है जी। अब इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी स्पेस को डिस्प्लेस कर देना, किसी के स्पेस को डिस्प्लेस कर देना। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। जस्ट ए मिनट, मैं इसको भी सर्च कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक काम करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, क्योंकि ये PDF में नहीं आ रहा है, मैं कल आपको समझा देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की सारी रिएक्शंस मैं आपको कल बताती हूँ।